तो लास्ट पार्ट में हमने देखा जो शूजिंग या फिनिक्स के साथ एक डील कर ली थी ताकि बेफ्तालों से बदला लेने में वो एक दूसरे की मदद कर सके। इधर शीन्यू और प्ली फोन लंस पर हमला कर देते हैं और क्वेट्यू को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और वो एक चिंगारी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। पता चलता है कि ये शूजिंग है जो शीन्यू को टैग करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है और सभी लोग उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान होते हैं और देखते हैं कि उसका रूप पूरी तरह बदल चुका है। ओयल से इस तरह आने का कारण पूछता है, लेकिन शीजिंग कहता है कि तुम नरकादित नहीं हो और सीधा शीन्यू की ओर चला जाता है। शीन्यू को भी उसका नया रूप थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे वापस आने से बहुत खुश हूँ। शीजिंग को एक बार फिर से वो पुराने पल याद आते हैं जहाँ उसने अपने प्यार मिन को खोया था और इन सब की जिम्मेदार शीन्यू ली थी। उसने जानबूझकर शीजिंग को ऐसा शराब पिया था जिससे वो इंसानों से नफरत करने न दे और उन्हें बचाने की बजाय उली परत कैचार करने न दे। शीजिंग पूछता है कि ये सब करने की बजाय तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा और शीन्यू कहती है कि ये सब तुम्हारे लॉयल खून की वजह से है जो कि पियान अब में इकलौते वारिस को नहीं मारना चाहता था। शीजिंग को ये सुनकर ताज्जुब होता है जो कि ध्यान में आज तक उसकी कभी कदर नहीं थी, लेकिन शीन्यू उसे समझाती है कि वो तो बस तुम्हें एक सबक देना चाहता था ताकि उसकी तरह तुम भी एक कामयाब लीडर बन सको। शीजिंग ऐसा करने से मना करता है और शीन्यू उसे बोन करती है कि इस बार तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ये फैसला तुम्हें सोच समझ कर करना चाहिए। इस पर शीजिंग कहता है कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और अचानक शीन्यू पर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि इस हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि डार्क पावर उल्टा उसी के हाथ को कस रही है। शीन्यू भी समझ जाती है कि उसे समझाना बेकार है और कहती है कि हैवरडे की नाव पावर तुम्हें महंगी पड़ने वाली है। जो और ओनेट भी शीन्यू की उसका पावर को देखती है और समझ जाती है कि यह असल में करप्टेड सोर्स है। तभी शीन्यू उन सोर्स को यूज कर देती है और अचानक हुए इस हमले में शूजिंग को अपना एक हाथ दबाना पड़ता है। बाकी सब भी यह देखकर दहशत में आ जाते हैं और तब शीन्यू बताती है कि हमारे इतिहास में इन्हें तबाही का दूत माना जाता है और बहुत कम लोग भी इन्हें इस रूप में देख पाते हैं, जो उसे इसका पागलपन बताती है और कहती है जिससे वो अपनी जान भी खतरे में डाल रही है, जो कि इन सोर्स को पालतू नहीं बनाया जा सकता। इस पर शीन्यू कहती है कि मैं हीरोइन की सबसे ताकतवर पेस्ट हूँ और मेरे लिए इन्हें काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शीजिंग को लगता है कि ये सब ब्लूज का कोई माया जाल है, लेकिन ट्यू बताती है कि ये अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक पावर है जो यूज करने वाले की डिवाइन पावर पर जिंदा रहती है और पीने पीने उसकी शक्ति खत्म करके उसे मार डालती है। शीन्यू उसकी बात से एग्री करती है और बताती है कि ये सोच उन लोगों की है जो अंधकार से डरे होती हैं और मरते ही यह मॉन्स्टर उनके शरीर से बाहर आ जाता है। आगे वो बताती है कि मैंने इन्हें कंट्रोल करने में बहुत मेहनत की है और ये सब मेरे डिवाइन एसेंस से जुड़ी हुई हैं। शीजिंग समझ जाता है कि ये सब शीन्यू का एक बहाना है और असल में डार्क सोल्स जिंदा रहने में उसकी मदद करती हैं, जो कि डेथ सील लगाते वक्त उसने अपनी पावर का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया था। शीन्यू इन सबसे इनकार करती है और गुस्से में डार्क सोल्स को उस पर अटैक करने भेजती है। शीजिंग किसी तरह खुद को बचा देता है और फाइनली अपनी फिनिक्स पावर को समन करता है। इवन बारी आशी और वो बच्चे भी ये देखते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिनिक्स को दोबारा देखकर हैरान हो जाता है और शीन्यू कहती है कि तुम्हें इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए था। इस पर शीजिंग कहता है कि मुझे फिनिक्स की पावर पर पूरा भरोसा है और फिर वो शीनी और उसके मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। फोन एंड मंस भी पहली बार फिनिक्स की पावर देखते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी शीनी और उसके मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। शीजिंग कहता है कि तुम्हें मारना ही मेरा इकलौता मकसद है ताकि तुम्हारे हाथों मरे लोगों को शांति मिल सके और ये कहकर वो एक बार फिर उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी कोई उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तो होटल लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। फिर वो शीन्यू को पार्टी लोगों को रोकने को बोलता है। वो कहता है कि शीविंग अब उसका शिकार है। वो शीविंग से कहता है कि इंसानों की आपस में लड़ना बेवकूफी है और इससे वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन शीजिंग कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में किसी से कार नहीं किया और इसीलिए तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। फिर वो कोई पर लड़ने के ही चैलेंज करता है और कहता है कि ये सब फूल जाने का बस एक ही तरीका है। इधर वो बच्चे देखते हैं कि बाहर का माहौल शांत हो चुका है और आशी कहता है कि हमें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाइक को क्यों और बाकी लोगों की चिंता होती है, लेकिन वो बच्चे बताते हैं कि क्यों इस अकेले अच्छे से ट्रेंड है। आगे जैसे ही वो लोग अपनी हट से बाहर आते हैं, वहाँ जमीन से वो डार्क सोल्स निकलने लगती हैं
दोनों बच्चे उन पर अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन तभी क्यू वहां आकर उन्हें पीछे हटने को कहती है। जल्दी ही वो लोग चारों ओर से गिर जाते हैं और यून कहता है कि हमारी डिवाइन पावर इनका मुकाबला नहीं कर सकती। क्यू भी जानती है कि इस वक्त उनकी मदद कोई नहीं कर सकता और यहाँ बाई मन ही मन वो गैंग को याद करती है। आगे का सीन फैंटम आइलैंड का है, जहाँ हम वो गैंग को की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ उसका सामना कई अजीबोगरीब जानवरों से होता है, लेकिन जियो सरवाइव करने में उसकी मदद करता है। एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए गलती से वो एक पक्षी का पर काट डालता है, लेकिन देखता है कि वहाँ मौजूद की एनर्जी ने उसे फिर से बना दिया है। इससे उसे एक आइडिया आता है और वो भी की एनर्जी की मदद से अपने हाथ को दोबारा बना लेता है। पहले तो उसे कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे वो इस हाथ को अच्छे से यूज करना सीख जाता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है जैसे बारी उसे आवाज दे रही है, लेकिन वो जानता है कि ये दुनिया उस जगह से बहुत दूर है और यहाँ उसकी आवाज नहीं पहुँच सकती। फिर अचानक कुछ मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं और पता चलता है कि ये फैंटम आइलैंड के गार्डियंस हैं, जो की एनर्जी से बने हैं। वो गैंग उन पर अपनी सीखी हुई ट्रेनिंग आजमाता है और जल्दी ही वो सारे ढेर हो जाते हैं। वो बताता है कि ये यहाँ उसका डेली रूटीन है और इन मॉन्स्टर से ही लड़कर वो अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर पाया है। मॉन्स्टर्स के मरते ही उनकी बॉडी की एनर्जी में बदल जाती है और इसी को एब्जॉर्ब करके वो गैंग ने अपना हाथ बनाया है, जो वैसे तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन सेंसेस न होने के कारण इसमें दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता। जियो भी उसकी मेहनत से बहुत खुश होता है और बताता है कि थोड़े ही टाइम में तुमने वो अचीव कर लिया जो मैं इतने सालों में भी नहीं कर पाया। वो गैंग भी उनकी गाइडेंस के लिए थैंक्स बोलता है और पूछता है कि आखिर आपको इस जगह का कैसे पता चला। तब जियो उसे सालों पुरानी एक बात बताता है कि कैसे कुछ लोगों से बचते हुए वो इस आइलैंड तक आ पहुंचा था और तब से ही ये जगह उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। आगे वो बताता है कि यहाँ की हर चीज की एनर्जी से बनी है और इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है। वो गैंग को लगता है कि कहीं वो इस जगह के बैलेंस को बिगाड़ तो नहीं रहे, क्योंकि एक तरह से वो यहाँ की एनर्जी को चुरा रहे हैं। इसीलिए जियो उसे इस पावर की रिस्पेक्ट करने को कहता है और बताता है कि ये कुदरत का दिया एक अनोखा तोहफा है। वो गैंग को एक बार फिर बाई की याद आती है और तब जियो बताता है कि अब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और आज रात हम वापस इंसानी दुनिया में जाएंगे। और ये सुनकर वो गैंग खुश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ ओलेन कबीले के लोगों से मिलने आती है और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके साथ उसकी किलर बटरफ्लाईज हैं। ओलेन क्यू से अपनी स्ट्रगल बंद करने को कहती है और फिर अपनी किलर बटरफ्लाईज को उन पर अटैक करने को भेजती है। जल्द ही बाई को छोड़कर बाकी सब लोग गिर पड़ते हैं और बाई पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब ओलेन बताती है कि बटरफ्लाईज के खौफ तो फिर भी भर जाएंगे, लेकिन अगर डार्क सोल्स ने इन्हें काट लिया तो इनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी शिन्यू भी वहां आ जाती है और कहती है कि बाई को वो खुद ही हैंडल करेगी। वो बाई से कहती है कि तुम मेरे नेफ्यू की वाइफ हो और इसीलिए हम दोनों एक तरह से फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन बाई उससे कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरी नजरों में तुम एक विलेन से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनकर शिन्यू हंसने लगती है और फिर अपनी पावर से बाई को गहरी नींद में सुला देती है। आगे वो इन सब का जिम्मेदार क्यू को बताती है और कहती है कि मैं सच में पुरानी दुश्मनी को मिटाने आई थी और साथ ही तुम्हारे हस्बैंड को मारने के लिए भी माफी मांगना चाहती थी। क्यू को ये सब उसका एक नाटक लगता है और वो जानती है कि शिन्यू असल में उसे मारना चाहती है, लेकिन शिन्यू का प्लान तो कुछ और ही था और वो उस पर अपनी एक दूसरी पावर यूज करने लगती है। ये देखकर ओलेन चौंक जाती है, क्योंकि ये वही पावर है जिससे शिन्यू ने शीजिंग की सोल को बदला था। कि वो वेंकट क्यू ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो जियो के साथ इंसानी दुनिया में वापस आ रहा है। इस शिन्यू ने क्यू को एक बार फिर काबू कर लिया है और वो उसकी यादें हमेशा के लिए बिगाड़ने वाली है। शिन्यू अपना स्टाइल शुरू करती है और बताती है कि इससे तुम्हारी सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी और हम दोनों एक नई फ्रेंडशिप शुरू कर सकेंगे। जो उसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पावर उसकी मेमोरीज मिटा रही है। क्यू के साथ ही उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ओलेन की बटरफ्लाईज उन्हें रोक लेती हैं। फिर शिन्यू अपना फाइनल स्टेप करने लगती है, लेकिन तभी बाई बीच में आकर उसका स्पेंस तोड़ देती है। बाकी सबके साथ साथ शिन्यू भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि एक इंसान होते हुए भी बाई उसके स्पेंस से कैसे जा गई। और बाई कहती है कि दोस्ती करने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है और आप मेमोरीज मिटाता क्योंकि लाइफ खराब में नहीं फेंक सकती। वो शिन्यू की खूबसूरती की तारीफ करती है और कहती है कि इतनी सुंदर होने के बावजूद आपके बिन विद्यार्थी क्यों नहीं है।
शिन्यू को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है और वो अपनी डार्क सोल को उस पर अटैक करने को बोझ भी है। जानों बारीकी कैविपोर्ट पावर देख भी है और वो क्यू को अपनी सीक्रेट क्लेमिंग के बारे में बताती है। शिन्यू समझ जाती है कि ये सब उसने डार्क से सीखा है और वो उससे उनकी लोकेशन के बारे में पूछती है और कहती है कि सच्चाई बताने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। तभी एक आवाज बाई से कहती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है और बाई कहती है कि जिंग को यहाँ उनकी मदद करने आया है। वो बताता है कि बाई मेरी सिस्टर की तरह है और मेरे होते कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिन्यू उसे नरक से बाहर देखकर बहुत नाराज होती है और कहती है कि इसकी तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। तब जिंग बताता है कि मैं यहाँ हेवन के खिलाफ जंग छेड़ने आया हूँ और इस लड़ाई की शुरुआत तुम्हारी मौत से होगी। फिर वो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ता है और इससे निकले बवंडर शिन्यू को घेर लेते हैं, जो असल में डार्क वंस की फैंटम फाइटर्स है। फिर वह शिन्यू को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एक भाला उसके आर पार हो जाता है। वो फाइटर्स एक के बाद एक उस पर कड़ी अटैक करते हैं और ऐसा लगता है जैसे तू इन सब से बिल्कुल खुश नहीं है। इधर शीजिन से लड़ते हुए कोई को डार्क वंस के आने का एहसास होता है और उसे लगता है कि ये सब किसी साजिश के कारण है। तभी शीजिन उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि फिलहाल तो वह अपना ध्यान लड़ाई में लगाना चाहिए। वो उसे अभी अपने जिद छोड़कर सच पर साथ देने को कहता है और फिर एक के बाद एक उस पर तैयार अटैक करता है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे फिनिक्स की पावर कोई पर भारी पड़ रही है। लेकिन अचानक कोई उस पर अपना फाउंडर अटैक करता है और कहता है कि चाहे हमारे बीच कोई भी रिश्ता रहा हो, लेकिन मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं दे सकता। यहाँ हम शीजिंग की जवानी पे फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वो अपनी पावर्स को यूज करना सीख रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। तभी पुली वहाँ आता है और बताता है कि बिना फाइडेंस के तुम्हें से तंडोल नहीं कर सकती। शीजिंग उसे ही अपना कीचड़ बनने को कहता है और बियॉन्ड का बेहतर होने के कारण कोई को उसकी बात माननी पड़ती है। साथ ही वो उसे ढूंढ भी करता है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होने वाली है और इसे पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत सारे टेस्ट पास करने होंगे। शीजिंग भी तैयार हो जाता है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो टियान को अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता है। और फिर वो कोई से उन एस्ट के बारे में पूछता है। वही बताता है कि इसमें तुम्हें अपनी डिवाइन पावर उस गिल्स को यूज करना होगा और ये तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बना देगी। आगे वो बताता है कि हेवन में बहुत कम ऐसे देवता हैं जो डिवाइन पावर और स्किल को एक साथ यूज कर पाए हैं और इनमें से कुछ है सेज किंग्स, वो पुराने देवता जो बैक इन ड्यूटी से रिटायर हो चुके हैं और टेम्पल ऑफ सेजेस में अपनी डिवाइन पावर्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं। शीजिंग उससे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और एक दिन आपको मेरी पावर्स तक बहुत प्राउड फील होगा। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और कोई के शरीर को मेस्ट करने के लिए शीजिन फिनिक्स की प्रिमोर्डियल पावर यूज करता है, लेकिन वो भी कोई का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। शीजिंग समझ जाता है कि उसका प्रोटेक्टिव ओरा पुल स्टोन है और वो इतनी आसानी से उसे नहीं हरा सकता। आवी को इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने को कहता है ताकि वो वापस आकर शिन्यू की मदद कर सके और फिर वो अपने माउंटेन ब्रेकर पावर से शीजिंग के शरीर की कई हड्डियां तोड़ देता है। फिर वो वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन देखता है कि शीजिंग हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो उसे दोबारा खड़ा होने से मना करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फिनिक्स शीजिंग को उकसा रही है। वो शीजिंग से कहती है या तो तुम चावा को हार मान सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उधर का स्टेट भी तुम लड़ने का डिसाइड करते हो तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। शीजिंग यहाँ बिंग को याद करता है और कहता है कि जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। कोई उसे समझाता है कि फिनिक्स तुम्हारी डिवाइन पावर और तेजी से खत्म कर रहा है और ये तुम्हें मार डालेगी, लेकिन शीजिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई को एक बार फिर चैलेंज करता है। अगला सीन उसके एक और फ्लैशबैक का है जहां वो टेम्पल ऑफ सेजेस में खड़ा है। यही हम सेज किंग्स के लीडर शैनयान को देखते हैं जो शीजिंग के ट्रेनिंग से बहुत इम्प्रेस्ड है और उसे याद दिलाता है कि चंद ये उसे कंपटीशन में भाग लेना होगा ताकि वो भी एंटी फाइटिंग यूनिट का हिस्सा बन सके। लेकिन इससे पहले वो उसे दूसरा मिशन देता है जहाँ शीजिंग इंसानों को काबू करना सीखेगा। शैनियन बताता है कि ये बंदर जैसे लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इससे पहले कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए हमें उन्हें सबक सिखाना होगा और बियॉन्ड का बेटा होने के कारण तुम्हारा ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है। शीजिंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है और बेफ्ता उसे एक सिटी में भेज देती हैं। स्वीटी के लोग अपने मास्टर के स्वागत की तैयारी करने लगती हैं और यही हमें फैमिली लड़की मिंग को देखती हैं जो ठोकर खाकर गिन पड़ती हैं।
शूजिंग सहारा देकर उसे ऊपर उठाता है और बीतता है कि वहाँ के लोगों में देवताओं के ये बहुत डर है। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है और शूजिंग मन मनमीन को पसंद करने लगता है। जब वे उनके दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन जैसे ही शैनियन को इसका पता लगता है वो शूजिंग पर बहुत नाराज होता है। शूजिंग उसे इंसानों के लिए इंसाफ मांगता है और कहता है कि उन्हें बंदर समझना हमारी भूल है क्योंकि वो प्यार और इंसानियत में उनसे कहीं आते हैं। शैनियन उसे वार्न करता है, लेकिन शूजिंग कहता है कि मेरे लिए इंसान और देवताओं में कोई फर्क नहीं होगा, पर बिना पूछने वहां से चला जाता है। इतना कोई मिंग से में नीचे आता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे कारण शूजिंग मुसीबत में पड़ने वाला है। वो ये भी बताता है कि उनका ये रिश्ता नेचर के खिलाफ है और देवताओं और इंसानों में कभी मेल नहीं हो सकता। मिन उसकी बात से याद नहीं करती है, लेकिन कहती है कि प्यार में ये ऊंच नीच नहीं देखी जाती। कोई सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता है कि शूजिंग के पैराज ये लड़की भी सच बोल रही है और वो उसे एक बार फिर सोचने को कहता है। तब मिन कहती है कि तुम्हारा दिन भी एकदम शूजिंग की ही तरह है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वो विश करती है कि काश ये बात बाती देवता भी समझ सकते, क्योंकि ऐसा करने से ये दुनिया में खुशहाली आएगी। आगे का सीन सीधा उस वक्त का है जब शिन्यो शूजिंग को डेथ सिम देने आई थी। वो उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन शिन्यो ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी उसका ध्यान मिन पर जाता है, जो खुद भी अपने लिए यही सजा चाहती थी, लेकिन कोई उसे समझाता है कि डेथ सिल का मतलब है कभी न खत्म होने वाली सफलिंग और तुम जैसी आम लड़की से कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर वो जानबूझकर उसे एक आसान मोड़ देता है ताकि उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल सके, लेकिन साथ ही उसे दुख भी होता है कि आखिर इन दोनों का सपना अधूरा रह गया। यहाँ हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जहाँ कोई शूजिंग से कहता है कि अगर आज तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे उनका शूजिंग को मिंग याद आती है और फिनिक्स की पूरी पावर एक्टिवेट करके वो क्वेट पर हमला कर देता है। वो जानता है कि ये उसका आखिरी चांस है और एक झटके में वो कोई के माउंटेन शूट को पार कर जाता है। कोई भी समझ जाता है कि उसने डिवाइन पावर और स्की को एक कर लिया है और वो इसके लिए शूजिंग की तारीफ करता है। शूजिंग भी उससे माफी मांगता है क्योंकि अपने मिशन के लिए उसे आज अपने टीचर को ही मारना होगा। फिर वो उस पर अपना फायर अटैक करता है और हम बीतती हैं कि इससे कोई का शरीर टूटने लगा है। कोई भी मरता हुआ उसे अपने दिल की बात बताता है कि मेरा सपना भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा था, लेकिन मैं उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। शूजिंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो ये सपना पूरा करके ही रहेगा और अब तक अपना साथ देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। आखिर में कोई की बॉडी जलकर एनर्जी में बदल जाती है, कोई शूजिंग के हाथों मारा जाता है। इधर डार्कमंड शिन्यो को बुरी तरह घायल कर देती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। फॉरेन वंस भी ऐसी दर्दनाक सजा देखकर डर जाती हैं, लेकिन कभी वो देखते हैं कि शिन्यो के शरीर में हलचल हो रही है। वो एक बार फिर अपनी डार्क सोल्स को समन करती है और इस डाइवर्जन का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। ट्रिंक अपने फैंटम फाइटर्स को पीछे हटने को कहता है और ओलेन भी वो जगह छोड़ देती है। किधर शिन्यो को इस बात से हैरानी होती है कि सेज किंग को भी डार्क वंस के आने का कैसे पता नहीं चला और उसे लगता है कि कहीं इसमें शैनियन की कोई साजिश तो नहीं है। यहाँ उसे कमजोर समझकर डार्क सोल्स उसे ही खाने की कोशिश करती है और वो समझ जाती है कि उसकी वीकनेस उसके लिए खतरा बन सकती है। इस जिंग बाई से अपने लोगों का ध्यान रखने को कहता है और कुछ फैंटम फाइटर्स के साथ शिन्यो को रोकने चला जाता है। जूम देखता है कि ओनन के बटरफ्लाइज ने उन पर बहुत लाइट अटैक किया था और वो समझ जाता है कि वो जरूर कुछ अलग प्लान कर रही है। उधर शिन्यो अपने पावर से रिकवर शैनियन तक पहुंचाने लगती है, लेकिन बेट भी है कि जिम ने उसे ढूंढ लिया है। विंग उसे अपनी लाइफ को अलविदा बोलने को कहता है, लेकिन शिन्यो कहती है कि मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और अगर तुम चाहो तो हम लोग आपस में डील कर सकते हैं। वो बताती है कि हेवन में मेरी पोजीशन बहुत प्रभावशाली है और मैं ध्यान से तुम्हारे गुनाह माफ करा सकती हूँ। जिसका जवाब ए जो नाम थे डार्कमंड उसे देता है और कहता है कि अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती। जी वो भी उसे अपने इरादे बताती है कि फोर्नो बेवताओं के राज को खत्म करना चाहते हैं और कोई भी लैबोरेटरी ऐसा करने से नहीं रोक सकता। विंग भी अपने लोगों की बात से एग्री करता है और कहता है कि ये गुस्सा सालों से बढ़ रहा है और तुम्हारी बातें भी अब इस जंग को नहीं टाल सकती। जैसे ये शिन्यो कमजोर होकर गिर पड़ती है और जिंग कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। आधे अंश स्कीम के लीडर शैनियन को देखते हैं जो पहले भी डार्कमंड से लड़ चुका है और समझ आता है कि ये न पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं।
कपिल से मिलने 3 और तेज के इंफाद पे हैं, जिनके नाम है बाली वो फैन। वो उसे इस तरह बुलाने का कारण पूछते हैं और शैनियन बताता है कि डार्कवंस वापस आ गए हैं ताकि एस्ट को एक बार फिर हमसे छीनने की कोशिश कर सके। आप ये वो ने शिन्यू के बारे में बताता है और कहता है कि गुई व शिविंग के हाथों मारा गया है। वो तीनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर शैनियन उन्हें शिन्यू की मदद करने को बोलता है। वो उन्हें वॉर्न करता है कि टेम्पन का गेट बस 2 ही घंटों के लिए खुलेगा और तब तक उन्हें इस मिशन को पूरा करना होगा। वो तीनों उससे प्रॉमिस करके वहां से निकल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे शैनियन के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। उधर जान बचाने के लिए शिन्यू अपनी एक आखिरी चाल चलती है और डार्क सोल्स को अपनी स्पेल से आजाद कर देती है। जिंग समझ जाता है कि अब डार्क सोल्स को रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शिन्यू की पावर ही उन्हें रोके हुए थी। तभी एक डार्क सोर्ड की नजर एक घायल फॉलन वन पर पड़ती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए वो उसे खाकर हजम कर जाती है। फिर हम उन्हें जिन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन टीवो और बाकी फैंटम फाइटर्स बीच में आकर उसे बचा देते हैं। पीजू कहता है कि वो इन सोर्स के लिए अकेला नहीं काफी है और उनको एक एक्शन देता है। शिन्यू भी जानती है कि ये सोर्स उसे भी नहीं छोड़ने वाली और वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और पता चलता है कि शीजिंग उसे मारने यहाँ आ पहुंचा है। वो शिन्यू को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा और मिंग पर सपना हमेशा के लिए टूट गया और आज तुम्हें मारकर मैं उसकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहता हूँ। शिन्यू उसे समझाती है कि इन सबका मास्टरमाइंड शैनियन है और उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। शीजिंग को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और तब शिन्यू बताती है कि वो इंसानों से ध्यान से भी ज्यादा नफरत करता है और उसी के कारण तुम्हारा आज ये हाल है। वो उसे अपना बदला शैंगेन से लेने को कहती है, लेकिन देखती है कि शीजिंग के सर पर तो खून सवार है। फिर वो उस पर अपना आखिरी पैन पे आजमाती है और बताती है कि तुम्हारी डेथ सिन अभी तक खत्म नहीं हुई है और अगर मैं मर गई तो तुम भी इससे छुटकारा कभी नहीं पा सकोगे। वो बताती है कि जल्दी ये अकाउंट फॉर्म आने वाला है और तुम जानते हो कि वो तुम्हें एक मॉन्स्टर बना देगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक डार्क सोर्ड उन पर हमला कर देती है, लेकिन शीजिंग इसी तरह शिनी और खुद को उनसे बचा देता है कि फिर वो बच्चे क्यू को उसका बेबी ला कर देते हैं और वो देखती है कि सामने डार्क सोर्ड उन पर हमला करने वाली है। कभी 60 खड़ी बाई का पैर नकली पर पड़ता है और उसकी आवाज सुनकर डार्क सोर्ड उस पर हमला कर देती है कि वो बीच में डार्क सोल के टुकड़े कर देती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो एक बार फिर जुटकर जिंदा हो गई है। तब की वो अपनी सोल सीलिंग पावर यूज करती है और उससे निकली हजारों तलवारें डार्क सोल्स पर हमला करने लगती हैं। कीवू का ये अटैक देखकर टीजो भी उसकी मदद करने जाता है और वो डार्क सोल्स को नष्ट करने लगते हैं। आगे जिंग बाई से उसका हालचाल पूछता है और वो टाइम पर आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर जिंग क्यू से बात करने आता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम देवताओं से कहीं ज्यादा अत्याचारी हो। जिंग उसे समझाता है कि ये सब देवताओं का फैलाया एक झूठ है और हम तो काफी टाइम से तुम लोगों को फॉलो कर रहे थे ताकि बात करने का एक सही मौका ढूंढ सकें। यून उसे सीधा मुद्दे पर आने को कहता है और जिंग बताता है कि हेवन के खिलाफ इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ ताकि डार्क वंस के साथ साथ फॉलन वंस और इंसानों को भी उनका हक मिल सके। बाई भी क्यू को उस पर विश्वास करने को कहती है और बताती है कि अकेले हम देवताओं का सामना नहीं कर पाएंगे। क्यू भी कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि डार्क वंस को हर फैसला उनसे पूछकर करना होगा। जिंग उसकी बात मान जाता है और फॉलन वंस के सभी मेंबर इस अलायंस से बहुत खुश होते हैं। इधर बाई को देखकर जिंग को कुछ ख्याल आता है कि जिस लड़की को ये सब कमजोर समझते हैं वो इस लड़ाई में एक खास भूमिका निभाने वाली है। इधर हम कीवू और तीजू को देखते हैं जो अभी भी डार्क सोल से लड़ रहे हैं। कीवू उसे वार्न करती है कि उसकी पावर का असर खत्म होने वाला है और उन्हें इन सोल्स को जल्दी से मारना होगा। तीजू ये सुनकर आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि शीजिन भी उनकी मदद करने आया है जिसमें अभी भी शिन्यू को पकड़ा हुआ है। शिन्यू उसे खुद को क्यू के पास ले जाने को बोलती है ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन तभी वो आसमान से एक तेज रोशनी को आते हुए देखते हैं। पता चलता है कि ये सेज किंग्स हैं और फैंग शीजिंग को ये सब रोकने को बोलता है। वो बताता है कि हेवन की रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता और फिर अपने एक टच से वो शीजिंग को जमीन पर पटक देता है। बाकी लोग भी सेज किंग्स को यहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं और जिंग कहता है कि आज हमारी हिम्मत का पहला टेस्ट होने वाला है। फैंग शिन्यू को तुरंत हेवन ले चलने को कहता है, लेकिन वो को लगता है कि डार्क वंस को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है।
वो उन्हें इसी वक्त खुद को सरेंडर करने को कहता है और साथ ही शीजिंग को भी अपने साथ हेवन चलने को कहता है। जिंग उनके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि डार्क वंस को मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, पर आज हम हेवन के खिलाफ जंग का ऐलान करने आए हैं। क्यू भी उसकी हिम्मत देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और उसे यकीन हो जाता है कि डार्क वंस का साथ देकर उन्होंने सही काम किया है। जिंग जानता है कि शैनयान उन्हें इस वक्त देख रहा है और वो उसे मैसेज देता है कि जल्दी ही हम तुम्हारे राज को खत्म करने वाले हैं। वो बताता है कि इस लड़ाई में डार्क वंस अकेले नहीं हैं और कुछ और लोग भी हेवन से अपना बदला लेना चाहते हैं। वो ये सुनकर उन्हें सबक सिखाने आता है और वो देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी कील नीचे आ गई है। फिर वो अपने फ्यूरी मॉन्स्टर को बुलाता है और उसके हथौड़े के वार से वहाँ बड़ी बड़ी शॉक वेव्स निकलने लगती हैं। तभी वो पानी की एक बड़ी सी लहर को आते हुए देखते हैं और जल्दी ही वो पूरा इलाका डूब जाता है। उन्हें लगता है कि शायद वो सब लोग मारे गए हैं, लेकिन तभी उनकी नजर बाई पर पड़ती है जो ओलेन को बचाकर वहाँ से दूर ले आई है। ओलेन उसे वहाँ से भागने को बोलती है और कहती है कि तुम्हें एक दुश्मन की मदद नहीं करनी चाहिए। तभी वो भी वहाँ आ जाता है और ओलेन उसे बताती है कि मैं पहले ही शिन्यू का साथ देने को तैयार हो चुकी हूँ। फिर वो पाई के बारे में पूछता है और वो बताती है कि मैंने ये लड़ाई खुद चुनी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलती हेवन की है। वो गुस्से में उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे रोकने टीचू वहाँ आ जाता है। बू को यकीन नहीं होता कि आखिर वो जिंदा कैसे बच निकला और तब बाली उसे पानी की ओर देखने को कहता है जो धीरे धीरे जम रहा है। फिर वो आइस में एक दरार बनते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये जिंग है जिसने अपनी पावर से सबको बचा लिया है। यून सोचता है कि पानी की पावर तो मेरे पास भी है, लेकिन एक ओशियन को फ्रीज करके दो भागों में बांटना इम्पॉसिबल है। क्यू भी उसकी ये शक्ति देखकर सोच में पड़ जाती है और उधर शैनयन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिंग इतना पावरफुल हो चुका है। शीजिंग भी उसका शुक्रिया अदा करता है और जिंग कहता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त बन सकता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी साइड ज्वाइन कर लो। वो उसे समझाता है कि तियान को तुम अकेले चैलेंज नहीं कर पाओगे और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इधर बाली उन्हें मारने के लिए अपनी फैनम पावर एक्टिवेट करता है और शैनयन को भी लगता है कि जिंग इसका मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। जिंग भी उसका सामना करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सबकी नजरें एक एनर्जी वॉल पर जाती है जो ना जाने कहां से आई है। एक छोटा बच्चा उसे चेक करने जाता है और वो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वू गैंग है जो फैंटम आइलैंड से वापस आ पहुंचा है। बायोन वो गैंग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाली को लगता है कि जून अल्फा उनके काम में पावर डाल रहा है। वो उस पर अपनी जैनम पावर से अटैक करता है, लेकिन वो गैंग एक याद से उसे रोक लेता है। वो बाई को बताता है कि अब मैं पहले से वहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, वो कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। जहाँ उसकी नजर शूजिंग पर पड़ती है और वो समझ नहीं पाता कि ये अभी तक कैसे जिंदा है। विंग से भी वो पहली बार मिलता है, लेकिन सेज किंग्स को देखकर समझ जाते हैं कि उनके असली दुश्मन वही हैं। एंड थिंग में हम देखते हैं कि शीजिंग, बोकहैंग और जिंग उनसे लड़ने को तैयार हो गए हैं कि सेज किंग्स चिन्यू की मदद करने आए हैं और उनके और डार्क मंच के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। इधर वू गैंग भी फैंटम आइलैंड से वापस आ जाता है और वो सब देवताओं के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। शैनयन समझ जाता है कि वू गैंग कोई आम लड़का नहीं है और उधर ओलन भी उसे वापस देखकर सोच में पड़ जाती है। बाली उन्हें वॉर्न करता है कि हेवन को ललकारना सुसाइड करने के बराबर है और फिर अपनी वैनम पावर वू गैंग की ओर छोड़ता है जो उसके आसपास एक चक्रव्यूह बना लेती है। वू गैंग इसे चेक करने के लिए अपने कंबल को उसमें फेंकता है जो पनप झपकते ही नष्ट हो जाता है और ये देखकर बाई और उसके साथी घबरा जाते हैं। तब बाली बताता है कि ये डीकंपोज पावर है जो तुम्हारे शरीर को गलाकर उसे डस्ट में बदल देगी और तुम हमेशा के लिए इस अर्थ का एक हिस्सा बन जाओगे। फिर वो उस पावर से वू गैंग को क्रश कर देता है और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। बाली को लगता है कि शायद उसने वू गैंग को मार डाला है, लेकिन तभी उसकी आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और पता चलता है कि इसका कारण बाई है जिसने अपने टेलीपोर्ट पावर से उसे बचा लिया है। फैंग बाली को संभलने को बोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वू गैंग की किक उसे दूर उछाल देती है। फैंग समझ जाता है कि बाई की शक्तियां नॉर्मल नहीं हैं और इसमें डार्क वंस का बहुत बड़ा हाथ है। वू गैंग भी उसकी स्किल्स देखकर बहुत हैरान होता है और तब बाई उसे सारी बात बताती है कि जूरी के हाथों मरने के बाद उसकी सोल अंडरवर्ल्ड में चली गई थी और जिंग ने ही उसे वहां से वापस भेजा था और उन्होंने ही उसे ये सारी टेक्निक्स भी सिखाई हैं।
वो गैंग समझ जाता है कि आज भाई जिंग की वजह से ही जिंदा है और वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर बाली एक इंसान से हारने पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि अब इसकी तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। वो गैंग बाई से पीछे हटने को कहता है और खुद उसका सामना करने को तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ हम वो टीजू को देखते हैं, जिनके बीच की लड़ाई अधूरी ही रह गई थी और टीजू उसे एक बार फिर लड़ने की चुनौती देता है। यहाँ हम उन दोनों के बीच एक अमेजिंग फाइट देखते हैं, लेकिन वो टीजू की आयरन क्लोज को तोड़ डालता है। ये देखकर टीजू अपनी क्लो पावर यूज करता है, लेकिन वो की ताकत के आगे वो भी नहीं टिक पाती। इधर बाली वू गैंग पर एक बार फिर अटैक करता है और उसके लाख बचने के बावजूद वो उसके शरीर पर एक घाव दे देती है। फिर बाली अपना अगला दाव चलता है और उसकी वैनम रेज वू गैंग को पकड़ लेती हैं। बाई उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वू गैंग की असली ताकत अभी बाकी है। तभी वू गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर यूज करता है और ये देखकर बाली को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि आखिर एक इंसान ऐसी पावर कैसे पा सकता है। वू गैंग उसे बताता है कि अभी तो तुम्हें मेरी और भी पावर्स देखनी है और फिर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ वो अपनी की और डिवाइन पावर्स को एक साथ यूज करता है और बाली उसके इस हमले का मुकाबला नहीं कर पाता। वू गैंग के साथ ही ये देखकर खुश हो जाते हैं और क्यू को वो दिन याद आता है जब वू गैंग पहली बार उनके पास आया था। उस वक्त उसके पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी विल पावर की मदद से जल्दी ही उसने खुद को एक योद्धा में बदल लिया और फिर मोनोक्रोम पावर के साथ साथ की एनर्जी में भी अपनी महारत हासिल कर ली। उसे यकीन नहीं होता कि माइन में काम करने वाला एक गुलाम आज देवताओं पर भी भारी पड़ रहा है। जिंग भी समझ जाता है कि जो लड़का की एनर्जी और डिवाइन पावर को एक साथ यूज कर सकता है वो कोई आम लड़का नहीं हो सकता और उसका लेफ्ट हैंड उसका सबसे बड़ा हथियार है। उधर शैन येन को ये सब देखकर चिंता होने लगती है और उसे लगता है कि ये लड़का उनके लिए खतरा बनने वाला है। इधर बाली एक बार फिर खड़ा होता है और वू गैंग को वॉर्न करता है कि वो एक एक करके उसके सभी साथियों को मार डालेगा, लेकिन वू गैंग कहता है कि उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। बाली उसकी पावर से बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन कहता है कि अब वक्त है जब मैं तुम्हें अपनी सबसे खतरनाक पावर दिखाऊंगा। फिर वो अपना लोटस ओरा असेंबल करता है और वू गैंग उससे बने माया जाल में कैद हो जाता है। बाई इसके बारे में जिंग से पूछती है और वो बताता है कि ये वाली का बनाया एक मैजिकल एरिया है जहाँ उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और वो उसे मौत का तालाब बुलाता है। वू गैंग देखता है कि ये दलदल के जैसा है और वो जितना स्ट्रगल करेगा ये उसे उतना ही अपने अंदर खींचता जाएगा। तभी वो अपने आसपास के फूलों को बड़ा होता हुआ देखता है और बाली बताता है कि धीरे धीरे ये तुम्हारा सारा खून पी जाएंगे और इस मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक की एनर्जी से बनी एक तलवार वहां आकर गिरती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए वैसे ही हजारों तलवारें आसमान से बरसने लगती हैं। वाली का माया जाल टूटकर नष्ट हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसी जुलत कौन कर सकता है। तभी वू गैंग जियो को वहां देखता है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। जियो कहता है कि मैं जरा लेट क्या हुआ, तुमने तो खुद को प्रॉब्लम में डाल दिया, लेकिन वू गैंग बताता है कि वो तो बस सामने वाले की ताकत आजमा रहा था। जियो उसे समझाता है कि तुम्हारे सामने एक सेज किंग खड़ा है और तुम्हारी छोटी सी गलती भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। वो उसे अपनी सिखाई ट्रेनिंग याद करने को कहता है और बताता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बाली को लगता है कि ये भी वू गैंग की तरह कोई नॉर्मल फाइटर है और वो उन दोनों को एक साथ अटैक करने को कहता है। वो बताता है कि मेरा मौत का दलदल अभी भी एक्टिव है और तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, और ये सुनकर वो गैंग उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम टीजू को देखते हैं जो अपने आयरन क्लोज को फिर से बना लेता है और एक बार फिर वो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तभी वो लोग आसमान से एक तेज रोशनी आते हुए देखते हैं और पता चलता है कि शैन येन खुद यहाँ उनसे मिलने आया है। वो उन सब की बेवकूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम जैसे बंदर और भगोड़े देवता मिलकर हेवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वू गैंग उसे सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन जियो उसे रोक लेता है और तभी वो देखते हैं कि शीजिंग अचानक से शैन येन के पास जा पहुंचा है। वो उसे अपने बुरे कामों का हिसाब देने को कहता है, लेकिन शैन येन बताता है कि जब तक तियान नहीं जाग जाता तब तक कानून लागू करने की जिम्मेदारी मेरी है और तियान का बेटा होने के बावजूद तुम इस सजा से नहीं बच सकते। फिर वो शीजिंग को दो ऑप्शन देता है। पहला, वो हेवन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सकता है, लेकिन इसमें उसका मरना तय है, और दूसरा,
वो अपनी गलती मानकर खुद को सरेंडर कर सकता है, जिसमें शैन येन उसकी सजा कम करने की कोशिश करेगा। वो शीजिंग से अपनी कॉमन सेंस यूज करने को कहता है, लेकिन शीजिंग कहता है कि देवताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाना मुश्किल है, और वो अचानक से शैन येन पर हमला कर देता है। शैन येन पर इन छोटे से हमलों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे वार्न करता है कि अपने पास के चक्कर में तुम आने वाले फ्यूचर को खराब कर रहे हो। यहाँ शीजिंग को एक बार फिर बिंग का ख्याल आता है, जो उसे खुद को बचाने के लिए कह रही है। शैन येन उसे समझाता है कि प्यार तुम्हें कमजोर बना रहा है और तुम्हें इन यादों को पीछे छोड़ना होगा। शीजिंग समझ जाता है कि वो उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है और कहता है कि मेरे पास अब बस मिंग की यादें ही बची हैं और वो मैं किसी भी हालत पर नहीं मिटने दूंगा। वो एक बार फिर शैन येन पर हमला करता है, लेकिन उसकी सारी पावर्स मिलकर भी शैन येन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो भी अचानक शीजिंग पर अटैक कर देता है। फिनिक्स शीजिंग को बताती है कि शैन येन तुम्हारी पावर्स दबाने के लिए तुम्हारे डर का यूज कर रहा है और मेरी पावर्स को जगाने के लिए तुम्हें अपने दिल से डर को बाहर निकालना होगा। खतरे को बढ़ता देखकर वो शैन येन को वापस चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से पहले सबको एक वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने हेवन में आने की कोशिश की तो उनके साथ साथ उनकी आने वाली नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। फिर वो सबको वहाँ से वापस चलने को बोलता है और फेंग अपनी पावर से एक बड़ा सा तूफान पैदा करता है। बाई जिंग से कुछ करने को बोलती है, लेकिन वो कहता है कि इस वक्त हम देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकते और फिलहाल उनका जाना ही ठीक रहेगा। इधर बाली वो गैंग से कहता है कि किस्मत ने आज तुम्हें बचा लिया है, लेकिन वो गैंग कहता है कि जान तो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी बचाई है, वरना आज तुम नहीं बच सकते थे। तब बाली उसे अपने हाथ की ओर देखने को कहता है, जिसमें जहर फैल रहा है, और वू गैंग को याद आता है कि ये घाव उन दोनों की लड़ाई के वक्त लगा था। बाली उसे बताता है कि बेशक मोनोक्रोम पावर ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन मेरा पॉइजन अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है, और जैसे ही इससे एक लोटस पैदा होगा वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। इससे बचने का भी बस एक ही तरीका है, और उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। वो वू गैंग से हेवन में मिलने को कहकर वहां से चला जाता है कि शैन येन और दूसरे सेज किंग्स ने फॉलन वंस पर अटैक कर दिया था, लेकिन जिंग और वू गैंग की बहादुरी के कारण उन लोगों को वहां से वापस जाना पड़ा, और शैन येन ने चैलेंज किया कि वो उन लोगों को हेवन में पैर भी नहीं रखने देगा। ओलेन भी देवताओं के साथ वापस चलने को कहती है, क्योंकि वो शिन्यू से वफादारी का वचन कर चुकी थी, और ये सुनकर फेंग उसे भी अपने साथ ले जाता है। वो गैंग भी ओलेन को उनके साथ देखकर बहुत हैरान होता है, और बाई उसे बताती है कि वो भी नहीं जानते कि आखिर ओलेन ने ऐसा क्यों किया है। आगे वो गैंग बाकी क्लैन मेंबर से मिलता है और देखता है कि क्यू का बेटा अब इस दुनिया में आ चुका है, और प्लान के बच्चों ने भी अपनी पावर्स को काफी बढ़ा लिया है। वो ये सब चेंजेस देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो इन्हें इनका हक दिलाकर ही रहेगा। आगे का सीन कुछ दिन बाद का है, जहां वो गैंग और उसके साथी डार्क मंस के साथ हेवन की ओर जा रहे हैं। इसके लिए वो डार्क मंस की सबसे पावरफुल शिप फ्लावर ऑफ डॉन का यूज करते हैं, जिसे जिंग ने इसी दिन के लिए बनाया था। वो गैंग भी अपने साथियों के साथ शिप को चलाने में उनकी मदद करता है, और साथ ही बाई से इतने दिन दूर रहने के लिए माफी मांगता है। इधर जियो अपने भाई और डैड को याद करता है कि कैसे वो भी देवताओं के अत्याचार को खत्म करना चाहते थे। वो गैंग भी उसके मन की हालत समझ जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी ही वो हेवन को झुकाकर दुनिया में फिर से शांति ले आएंगे और उसके पिता और दादाजी के सपने को पूरा करेंगे। तभी फॉलन वंस को अचानक एक बड़ा सा पक्षी आते हुए दिखता है और वो उसे देखकर डर जाते हैं। तब टीजू बताता है कि ये पक्षी असल में गरुड़ है और डार्क मंस इसे अपना दोस्त मानते हैं। वो गैंग उस पर अपनी बहादुरी आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन गरुड़ उसे फ्रीज कर डालता है। लोग भी उनके इस मुकाबले को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन गरुड़ के आगे वो गैंग की एक नहीं चलती, और तब जिंग उसे कुछ समझाने अपने साथ ले जाता है। गरुड़ उन दोनों को लेकर हवा में उड़ने लगता है और उसकी स्किल से इम्प्रेस होकर वो गैंग जिंग को अपने बारे में और बताने को कहता है। जिंग कहता है कि तुम और बाई हमारे क्लैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और आज मैं तुम्हें अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगा। फिर वो गैंग के माथे पर अपना हाथ रखता है और उसकी पावर से वो गैंग उसके अतीत में चला जाता है। यहाँ अंडरवर्ल्ड में हम जिंग को देखते हैं, जो बताता है कि मरने के बाद सारी लाइफ फॉर्म यहीं आती हैं और उनकी अगली लाइफ पर चक्र शुरू हो जाता है। तभी कीवू उसे बताती है कि ग्रैंड मास्टर्स देवताओं से मीटिंग करके वापस आ गए हैं, और जिंग उनकी बातें सुनने तुरंत वहां से निकल जाता है। आगे हम ग्रैंड मार्शल हाइपो को देखते हैं, जो अपने लोगों को बताता है कि इस मीटिंग से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है।
और देवता बस हमें गुलाम बनाकर झुकाना चाहते हैं। वो अपने क्लैन को विश्वास दिलाता है कि डार्क वंस कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे और अपने हक को लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े। यहाँ पता चलता है कि हाइको असल में जिंग का बड़ा भाई है और सालों से अपने क्लैन की रक्षा कर रहा है। वो जिंग को बताता है कि हट पर जाने का उसका एक और मकसद भी था, और वो था क्लैन में फैली एक बीमारी की दवा ढूंढना। इस बीमारी को वो लोग पेट्रिफिकेशन बुलाते थे, और जिसे भी ये इन्फेक्ट करती वो एक पत्थर में बदलकर मारा जाता था। आगे हाइको बताता है कि अफवाहों के अनुसार इस बीमारी का इलाज हेवन में ही है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा फूल उगता है जो इस वायरस को खत्म कर सकता है। तभी हाइको की वाइफ ओरू वहाँ आती है और कहती है कि अगली बार वो भी उसकी इस खोज में उसके साथ जाना चाहती है। जिंग भी अपने भाई और भाभी की जोड़ी को देखकर बहुत खुश होता है और प्रे करता है कि काश वो हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहें। आगे हाइको जिंग को लड़ाई की ट्रेनिंग देता है और देखता है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। वो उसे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने को कहता है, क्योंकि डार्क मंस को सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही लीड कर सकता है, और अगर वो इसमें फेल हो गया तो डार्क मंस के सारे क्लैन टूटकर अलग हो जाएंगे। जिंग को खुद पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन हाइको उसे समझाता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी ग्रोथ ही डार्क मंस के फ्यूचर को और बेहतर बना सकती है। उसे लगता है कि देवताओं और हमारे बीच का डिफरेंस कम हो रहा है और जल्दी ही हेवन डार्क मंस के खिलाफ कोई कदम उठाने वाला है। वूगैंग को उसकी स्टोरी बिल्कुल अपने जैसी लगती है, क्योंकि उसके पिता भी देवताओं के सामने नहीं झुकना चाहते थे और वो भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता है। फिर वूगैंग उससे हेवन तक जाने के रास्ते के बारे में पूछता है और जिंग बताता है कि मैं एक बार पहले वहां जा चुका हूं, ताकि हेवन से वो फूल लाकर पेट्रिफिकेशन बीमारी का इलाज कर सकूं। पता चलता है कि हाइको की वाइफ ओरू भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। जिंग अपनी फैमिली को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है और उस फूल को तोड़ने अकेला ही हेवन की ओर चला जाता है कि वो इस बात की खबर हाइको को देती है और वो ये जानकर परेशान हो जाता है। इधर जिंग अपने सफर के लिए एक राफ्ट का यूज करता है, लेकिन वो तूफान से भरे समुद्र में नहीं टिक पाती और टूटकर पिघल जाती है। जिंग को लगता है कि वो ये मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी फिश पर पड़ती है जिसके शरीर पर पंख लगे हुए हैं, और जिंग उसकी सवारी करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जल्दी ही वो फिश उसे हेवन के बॉर्डर तक पहुंचा देती है और जिंग एक चट्टान के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। तभी एक गरुड़ पक्षी उस पर हमला कर देता है और जिंग देखता है कि वो देवताओं के वश में है। गरुड़ उस पर अपनी फ्रीजिंग पावर यूज करता है, लेकिन जिंग उससे बचता हुआ उसके गले में पड़ी लीश को तोड़ डालता है। गरुड़ देवताओं के वश से आजाद हो जाता है, लेकिन जिंग फ्रीज होकर नीचे समुद्र में जा गिरता है। उसे सामने अपनी मौत नजर आती है, लेकिन अपनी व्हील पावर की मदद से वो खुद को आजाद कर लेता है। आगे वो झुकता हुआ हेवन के गार्डन तक आता है और देखता है कि सामने उन फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ने आगे बढ़ता है, शैनयन महा उसे रोकने आ जाता है। जिंग बिना उसकी परवाह किए फूल तोड़ने जाता है, पर शैनयन अपने स्पेल में उसे ट्रैप कर लेता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ आना मना है। फिर वो अपनी पावर से सारे फूलों को नष्ट कर देता है और जिंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी जिंग की मदद करने हाइको वहाँ आता है और ऐसा लगता है जैसे शैनयन भी यही चाहता था। वो बताता है कि ये सब अफवाह उसी ने फैलाई थी, क्योंकि वो जानता था कि हाइको अपने लोगों की मदद करने यहाँ जरूर आएगा, और आज वो उन दोनों भाइयों को मारकर डार्क मंस के चैप्टर को यहीं खत्म कर देगा। जिंग को ये सुनकर खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से हाइको की जान भी खतरे में आ गई है। आगे शैनयन पहले जिंग को मारने की कोशिश करता है और ये देखकर हाइको उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी ताकत शैनयन के स्पेल के आगे नहीं टिक पाती और शैनयन उसे एक एनर्जी फील्ड में कैद कर लेता है। वो हाइको को बताता है कि ये फौज तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पेट्रिफिकेशन वायरस इसके पोलन से फैलाते हैं और ये सब मेरा ही किया धरा है। हाइको को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी अनडिवाइडेड क्लीव पावर यूज करता है। शैनयन को लगता है कि इससे वो उसके स्पेल को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन वो देखता है कि हाइको ने आसपास एक ग्रीन फायर का कवच बना लिया है। हाइको अपने माया जाल का फायदा उठाकर जिंग से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि आगे से डार्क मंस की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी और देवताओं के खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखना होगा। इधर शैनयन एक ही झटके में उसके माया जाल को खत्म कर देता है और तब हाइको अपनी फ्लाइंग बर्ड टेक्निक समन करता है
उसके बर्ड जिंग को घेर लेते हैं और वो उन्हें जिंग को वापस ले जाने को कहकर कुछ शैन यन पर अटैक कर देता है। लेकिन शैन यन को छूने से पहले ही उसकी तलवार टूटकर बिखर जाती है और हाई को बेजान होकर नीचे गिर पड़ता है। शैन यन अपने भाई को बचाने के लिए उसकी हिम्मत की दाद देता है, लेकिन कहता है कि यहाँ से जिंदा निकलना इम्पॉसिबल है। उसकी पावर हाइको के बर्ड्स को नष्ट कर देती है और पोलेंस की वजह से जिन का शरीर भी पत्थर में बदलने लगता है। शैन यन उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक आइस की दीवार उसका रास्ता रोक लेती है और वो समझ जाता है कि ये गरुड़ पक्षी है। गरुड़ जिंग को बचाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन शैन यन को लगता है कि पोलेन की वजह से वो जल्दी ही मारा जाएगा। जिंग भी अपने भाई को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जानता है कि फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता और तब वो अपने भाई को अंतिम अलविदा बोलता है। वो गैंग भी उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसने भी अपने माता पिता को ऐसे ही खोया था। फिर वो गैंग उसके लीडर बनने के बारे में पूछता है और जिंग बताता है कि डार्क मंस असल में अलग अलग क्लैंस का ग्रुप है। इसे सिर्फ वही लीड कर सकता है जो सबसे पावरफुल फाइटर हो, और अगर ऐसा लीडर ना हो तो सारे क्लैन टूटकर अलग हो जाएंगे और उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। आगे का सीन फिर उसके फ्लैशबैक का है, जहाँ वो ओरू को अपने भाई का आखिरी मैसेज देने जाता है। ओरू को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो जिंग को सेल्फिश बताती है और कहती है कि डार्क वंस की बर्बादी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। कि वो ओरू को समझाने की कोशिश करती है कि जिंग ने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है, लेकिन ओरू गुस्से में जिंग को स्लैप कर देती है कि जिंग वू गैंग को अपनी हिस्ट्री बताता है कि कैसे शैन यन ने उसके भाई हाइको को मार डाला था और उसकी भाभी ओरू को लगता था कि डार्क वंस की बर्बादी के लिए जिंग ही जिम्मेदार है। ओरू हमेशा के लिए उसे अपनी नजरों से दूर जाने को कहती है और जिंग को भी लगता है कि उसी की वजह से डार्क वंस ने अपने लीडर को खो दिया है और अब इस क्लैन को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तब गरुड़ उसे समझाता है कि यही मौका है जब वो अपनी बहादुरी साबित कर सकता है और इसके लिए उसे अंडरवर्ल्ड के ऐसे इलाके में जाना होगा जिसे सब ब्लड फॉरेस्ट बुलाते हैं, लेकिन कोई भी आज तक वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। जिंग रास्ता दिखाने के लिए गरुड़ का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ओरू के घर में एक ब्लास्ट हुआ है और वो तुरंत उसे बचाने निकल जाता है। पता चलता है कि ये डार्क मंस का एक जनरल शोंग जी है जो हाइको के मरने के बाद खुद लीडर बनना चाहता है और जो कोई भी उसे चैलेंज करता है वो उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। सिमांग अपने लोगों के साथ उसका मुकाबला करने आता है और उन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन कीवू सिमांग से फिलहाल पीछे हटने को कहती है और खुद भी ओरू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शोंगजी अपने लोगों को उनका पीछा करने को बोलता है और जल्दी ही वो कीवू और ओरू को घेर लेते हैं। कीवू उन्हें वार्न करती है कि ये तुम्हारे ग्रैंड मार्शल की वाइफ है, लेकिन शोंगजी के लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनके साथ बदतमीजी करने आगे बढ़ते हैं और वो ये देखकर खुद को मारने की कोशिश करती है और कीवू चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। तभी अचानक जिंग वहाँ आता है और गरुड़ की फ्रीजिंग पावर की मदद से वो कीवू और ओरू को बचाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में कुछ और लोग उन पर हमला करते हैं और जिंग गरुड़ से लेडीज को किसी सेफ जगह ले जाने को कहता है और खुद उन फाइटर्स का मुकाबला करने लगता है। जल्दी ही वो लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पर सिमांग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। तभी एक आवाज उन दोनों को ये सब बंद करने को कहती है और पता चलता है कि यह आइस क्लैन का लीडर हैनली है। जिंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो डार्क मंस को एक साथ मिलाकर अपने भाई के सपनों को पूरा करना चाहता है। हैनली उसकी ताकत आजमाने के लिए उसका टेस्ट लेता है, लेकिन देखता है कि वो हाइको के मुकाबले बहुत कमजोर है और इसीलिए वो उसे अपना लीडर मानने से इनकार कर देता है। आगे हम जिंग को ब्लड फॉरेस्ट के वहाँ देखते हैं और वो कीवू से अलविदा लेता है। पता चलता है कि ओरू ने भी उसे माफ कर दिया था और वो भी चाहती है कि जिन फॉरेस्ट से एक बहादुर योद्धा बनकर निकले। जिन कीवू से ओरू का ध्यान रखने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही वापस आकर सब कुछ ठीक कर देगा। आगे जिंग बताता है कि मैं करीब 10 साल ब्लड फॉरेस्ट में रहा और इसी बीच डार्क मंस के क्लैन में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सभी क्लैन ने पावर के नाम पर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया और इससे वहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। कुछ लीडर अपने लोगों को लेकर दूसरी जगह बस गए और कुछ वहीं रहकर अपने लोगों की रक्षा करने लगे। इन सबसे क्लैन के फाइटर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया और वो भूख और पेट्रिफिकेशन सिकनेस से मरते चले गए। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और वू गैंग देखता है कि अब तो सभी क्लैंस के लीडर जिंग का बहुत सम्मान करते हैं और उसके एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं।
वो जिंग से पूछता है कि आखिर उसने इन सब को एक साथ कैसे मिलाया, और तब जिंग उसे आगे की स्टोरी सुनाता है। ये वो टाइम था जब वो ब्लड फॉरेस्ट से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके लौटा था और सबसे पहले क्लॉ क्लैन के लीडर तेजू से मिलने जाता है। तेजू उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है और तब जिंग उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारा लीडर बनने आया हूँ। तेजू के लोग उसे घेर लेते हैं और वो जिंग को सीधा मुद्दे पर आने को कहता है। जिंग उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो डार्कमंस को फिर से एक साथ मिलाकर देवताओं के खिलाफ युद्ध करना चाहता है ताकि सभी को उनका हक मिल सके। तेजू को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो किसी के सामने भी झुकने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इससे उनके क्लैन की जान खतरे में आ जाएगी। तब जिंग उसे समझाता है कि आपस में लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा और हाइको की तरह वो सबको एक साथ लाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। तेजू उसकी धमकी सुनकर हंसने लगता है और उसे चैलेंज करता है कि मुझे लड़ाई में हरा कर ही तुम मेरे लीडर बन सकते हो। आगे का सीन सीधा आइस प्लान का है, जहां जिंग उनके लीडर हैनली को चैलेंज करने आता है। तेजू की तरह हैनली भी उसके सामने नहीं टिक पाता और वो भी जिंग को अपना लीडर मान लेता है। आगे का सीन डार्क फॉरेस्ट प्लान का है, जहां दो बच्चे कुछ भेड़ियों से बचकर भाग रहे हैं। तभी उनका लीडर सुहांग वहां आता है और उन भेड़ियों से बच्चों को बचा लेता है। थोड़ी ही देर बाद उससे मिलने जिंग वहां आता है, जिसके साथ तेजू और हैनली भी हैं और वो उसे भी अपने साथ ज्वाइन करने का ऑफर देता है। जुहांग बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। आगे हम शोंगजी क्लैन को देखते हैं, जो अभी भी अपनी ताकत के नशे में चूर है और तभी वो जिंग और बाकी क्लैन के लीडर्स को आते हुए देखता है। वो जिंग का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं बाकी लीडर्स के जैसे कमजोर नहीं हूँ और तुम मुझे नहीं झुका सकते। जिंग उसे समझाता है कि 10 सालों में तुमने बहुत अत्याचार किए हैं और अभी भी वक्त है जब तुम सही का साथ देकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। शोंगजी उसका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि मारना तो मेरे नेचर में ही है और मैं अपनी इस आदत को नहीं छोड़ सकता। फिर वो जिंग को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है ताकि वो अपने लोगों के सामने उसकी एक मिसाल बना सके। जिंग भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। शोंगजी को लगता है कि जिंग अभी भी पहले की तरह एकदम नादान फाइटर है, लेकिन फिर उसकी बढ़ी हुई ताकत देखकर वो हैरान रह जाता है। जिंग उसे एक और मौका देता है, लेकिन शोंगजी के लाख कोशिश करने पर भी वो जिंग को छू तक नहीं पाता। उसके अपने लोग भी उसकी हालत देखकर बहुत निराश होते हैं और तब शोंगजी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। इससे वहाँ चारों तरफ एक तूफान सा आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि जिंग ने एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक लिया है। फिर जिंग उस पर अपना सोल अटैक करता है और इसका शोंगजी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो समझ जाता है कि अब ये हाइको से भी ज्यादा पावरफुल है और जिंग उसे सरेंडर करने का आखिरी मौका देता है। ये सुनकर शोंगजी हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइटर हो। फिर वो उसकी स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है कि आज से मैं और मेरा क्लैन तुमको ही अपना ग्रैंड मार्शल मानेंगे। आगे जिंग अपनी भाभी ओरू से मिलने जाता है, जिसका शरीर पूरी तरह पत्थर में बदलने वाला है और उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि डार्कमंस को फिर से करके उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिंग भी उससे प्रॉमिस करता है कि हाइको की ही तरह वो भी अपने लोगों का अच्छे से ध्यान रखेगा और देवताओं से उनका हक दिलाकर ही रहेगा। ओरू उसे बताती है कि हाइको को हमेशा से ही तुम पर बहुत भरोसा था और अगर आज वो यहाँ होता तो तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत खुश होता। फिर वो अपने पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और देखते ही देखते उसकी सोल उसका शरीर छोड़ देती है। कीवू जिंग को बताती है कि ओरू अपनी बीमारी की आखिरी स्टेज में थी और मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। जिंग को उसके जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। जल्दी ही डार्कमंस के और भी क्लैन जिंग का साथ देने आते हैं और देवताओं के साथ लड़ाई में उसका साथ देने की कसम खाते हैं। जिंग भी उन सब से वादा करता है कि उसकी नजरों में वो सब एक बराबर हैं और एक लीडर होने के नाते वो उन्हें किसी के सामने नहीं झुकने देगा। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जिंग बताता है कि इन सब लोगों का बस एक ही मकसद है और वो है दुनिया को देवताओं के राज से आजाद कराना। आगे वो गैंग उससे कीवू के बारे में पूछता है और उसे जानकर हैरानी होती है कि वो भी डार्कमंस के सबसे अच्छे फाइटर में से एक है। तभी अचानक उन्हें शिप के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि वहाँ बेसमेंट में उन्होंने शिजिंग को कैद किया हुआ है, जो फिर से अपने मॉन्स्टर रूप में आ गया है। वो गैंग ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन जिंग बताता है कि ये सब डेथ स्पेल की वजह से है।
शेनियन के जाने के बाद ये बात उसे कुछ शीजिंग ने बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि फुल मून होते ही उसका बिहेवियर बदल जाएगा और वो एक बार फिर मॉन्स्टर बन जाएगा। उसी ने जिंग से खुद को कैद करने को बोला था और ये लॉकिंग स्पेल उस पर कीवू ने लगाए हैं। वूगैंग को लगता है कि ये स्पेल शीजिंग को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बाई उसे कीवू पर यकीन रखने को बोलती है। बाई को शीजिंग की हालत देखकर बहुत तरस आता है और वो वूगैंग से उसकी मदद करने को कहती है। वूगैंग उसके बिहेवियर में आए इस चेंज को देखकर चौंक जाता है। शीजिंग डार्क वंस की शिप में कैद है और उन्हें डर है कि फुल मून होते ही वो उस समय बदल जाएगा। बाई वूगैंग से उसकी मदद करने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि शीजिंग बिल का बुरा नहीं है और उसकी अच्छाई के कारण ही उसे ये शाप मिला है। वूगैंग बाई से खुद पर कंट्रोल करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बर्बाद होने के बावजूद शीजिंग बाई को नुकसान पहुंचा सकता है। गाय उससे एक बार फिर रिप्लेस करती है और जिन को भी लगता है कि शायद बाई सही कह रही है और वो उन्हें शीजिंग के साथ छोड़कर चला जाता है। यह जिंग अपना एक और फ्लैशबैक देखता है, जहाँ वो कीवू को बताता है कि वो अपने क्लैन की हर प्रॉब्लम को दिखाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि वो भी बैक टू द किचन बाय द सेम सेट हो चुका है। जैसे उन पर कीवू चौंक जाती है, लेकिन जिंग उसे यकीन दिलाता है कि पत्थर में बदलने से पहले वो सब कुछ ठीक कर देगा। अभी हम ग्रेट को तारी और ह्यू को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रही हैं। कभी शेनियन उन्हें एक मैसेज देने आता है कि शिन्यू अभी भी बेहोश है और इससे ग्रेट कोड की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिर वो उन्हें डार्कबंस की शिप के बारे में बताता है कि कैसे वो तेजी से हेवन की ओर बढ़ रहा है और ताई और ल्यू तुरंत उसे ढूंढ में निकल जाते हैं। उधर स्टीवांग जिंग को बताता है कि अचानक से हवा में नमी बढ़ गई है और थोड़ी ही दूर पर ढेर सारी मछलियां पानी से बाहर उछल रही हैं। वो उसे पानी के नीचे ब्लैक शैडो के बारे में भी बताता है। जिंग समझ जाता है ये साइरन क्लैन फैलाता है। ये असल में कुछ जादुई सी क्रीचर्स हैं, जिन्हें हजारों साल पहले देवताओं ने गुलाम बना दिया था और इनके इलाके से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तारी और लियो मछलियों से डार्कबंस की लोकेशन पता करते हैं, लेकिन वो उनके कोई काम में नहीं आती। शेनियन उन्हें बताता है कि सेज किंग्स अपने आर्मी के साथ निकल चुकी हैं और तब तक तुम्हें डार्कबंस को रोक कर रखना होगा। उसने साइलेंस को देवताओं की मदद के लिए बुलाया है और जल्दी ही वो वहाँ पहुंच जाएंगे। ल्यू को लगता है कि शायद शेनियन को पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन टाई उसे यकीन दिलाता है कि डार्कबंस की मौत उन्हीं के हाथों होगी और इससे हेवन में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। उधर जिंग के नजर आसमान में डार्क मून पर पड़ती हैं, जिसके पावर से सारी बुरी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं और उन्हें भी इस बात से सावधान रहना होगा। वो जानता है कि देवता इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और इसलिए वो सिवान से अपनी आर्मी को तैयार करने को कहता है। आगे हम वूगैंग और बाई को देखते हैं, जो शीजिंग पर नजर रखे हुए हैं। शीजिंग को मिंग की याद आती है और वो सोचता है कि कैसे शिन्यू ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। इससे वो अग्रेसिव हो जाता है और बाई को शिन्यू समझकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनफाइन पर वुडेन महातर बाई को बचा लेता है और उसे समझाता है कि तुझे शीजिंग से दूरी बनाकर रखनी होगी। कभी उसे बाहर से सोल्जर्स की आवाज आती है और वो बाई को अपने साथ ऊपर चलने को कहता है, लेकिन बाई उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि शीजिंग को पीछे भी वक्त मदद की जरूरत पड़ सकती है। वो पर ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे सावधान रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। बाई एक रुमाल से शीजिंग का चेहरा साफ करती है और सोचती है कि उसके सहायक का जिम्मेदार इंसानों के लिए उसका प्यार है और बेशक बाहर से वो कितना ही खतरनाक लगे, लेकिन अंदर से उसकी सोच बहुत बास है। आगे हम ज़्यू को देखते हैं, जो अभी भी अपनी की ट्रेनिंग में लगा हुआ है, क्योंकि वो अपनी तलवार के आखिरी हिस्से को जोड़ना चाहता है। फाइनली वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है और आखिरी पीस के जुड़ पे ही उसकी तलवार एकदम परफेक्ट बन जाती है। इवन क्यू और बाकी लोगों को देवताओं के आने का एहसास होता है और वो शिप से अनुपात कर उसकी स्पीड स्लो कर देती है। फिर जिंग के गाने पर ड्यू अपने स्पेल से शिप को गायब कर देती है और बोट ढूंढने पर भी टाई और ह्यू को वहाँ कुछ नजर नहीं आता। टाई पानी के नीचे चेक करता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं उड़ते। शेनियन को लगता है कि वो न बैट मून की कम रोशनी का फायदा उठा रहे हैं और वो टाई और ल्यू को और कोशिश करने को कहता है। आगे बढ़ते हुए ल्यू की नजर नीचे फॉग पर पड़ती है, जो इस मौसम में यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गाय को ये सब एकदम नेचुरल लगता है। शिप पर भी लोग उन्हें ऊपर घूमते हुए देखते हैं और वो एक दूसरे से शांत रहने को बोलते हैं। वूगैंग को याद आता है कि कैसे टाई और ल्यू पहले भी उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुके हैं और वो उन्हें सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन जिंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है।
टाई और लियो भी ट्यू की स्पैरो को नहीं देख पाते और वहां से आते निकल जाते हैं। जब वह डार्कमून अपने आखिरी फेस में आ जाता है और उसके पावर शीजिंग के मॉन्स्टर को जगा देती है, वो अपनी बेड़ियां तोड़कर बाई पर अटैक कर देता है और एक चेन के सहारे उसे लटका देता है। तभी उसकी नजर बाई से गिरे उस रुमाल पर पड़ती है और उसे याद आता है कि कैसे बाई उसका ध्यान रखे ईपी। उसे उसमें एक बार फिर मेन दिखाई देती है और उसके इमोशंस उस पर हावी होने लगते हैं। ऊपर सब लोगों को एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता है और जू समझ जाती है कि ये साइरेंस का साउंड है जो धीरे धीरे उन्हें अपने ब्लश में कर रहा है। इससे क्यू का स्टाइल भी टूट जाता है और उनका शिप एक बार फिर दोबारा दिखने लगता है। म्यूजिक का असर शूजिंग पर भी होता है और वो बाई को फिर से पकड़ लेता है। विंग के उसे जाकर शूजिंग को चैप करने को बोलता है और खुद अपने पावर से साइरेंस के सॉन्ग ओपन कर देता है। तभी वो लोग शूजिंग को बाहर आते हुए देखते हैं जिसने पाए को पकड़ा हुआ है और उसके चिल्लाने की आवाजें टाई और यील्डी सुन लेते हैं। टाई वहां आकर शूजिंग को उकसाने लगता है, लेकिन पविलियन की एनर्जी से बनी तलवार उस पर अटैक कर देती है। वो जियो से लड़ने के लिए अपनी फायर पावर एक्टिवेट करता है और जियो को भी लगता है कि नई तलवार को आजमाने का यही सही मौका है। टाई को मुसीबत में देख कर लियो उसकी मदद करने की सोचती है, लेकिन तभी की वो उसे ग्रुप में आ जाती है। वो देन बाइट को बचाने के लिए शूजिंग से लड़ने जाता है और किसी तरह बाई को उसकी कैद से आजाद करा देता है। बाई उसे छूटकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो गैंग उसे पकड़ पाए, शूजिंग का वुल्फ उसे दबोच लेता है। तभी शूजिंग अचानक बूटेंग पर हमला कर देता है और यही वो लोग टोर्नेडो को अपने शिप की ओर आते हुए देखते हैं, जिसके साथ कुछ बड़े से सी क्रीचर्स भी हैं। वो समझ जाते हैं कि ये साइरेंट ग्लैमने और गापस के सोल्जर्स उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सिवांग जिंग से अटैक करने की परमिशन मांगता है, लेकिन जिंग कहता है जो डार्कलैंड्स के बाकी जनरल अभी यहाँ नहीं आए हैं और फिनानो ने अपनी ताकत बचाकर लक्ष्मी होगी। सिवांग शिप की स्पीड बढ़ाना शुरू करता है और जिंग भी वू गैंग जियो और क्यू से ये लड़ाई जल्दी खत्म करने को कहता है। वो गैंग और शीजिंग एक बार फिर गिर जाते हैं, लेकिन अपनी की एनर्जी से बने हाथ से वो गैंग शीजिंग की बहुत पिटाई करता है। सब लोग ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कभी शीजिंग अपनी फिनिक्स पावर को समन करता है और उन दोनों की ताकत मिलकर उसे और खतरनाक बना देती है। यही हम देखते हैं कि वो तीनों सर्च किंग्स भी इसी तरफ आ रहे हैं और हेवन की आर्मी के साथ साथ उनके पास एक फूंका टाइडर भी है जो प्रॉपर लीजिंग के बेटे नीजा के टाइडर के जैसा है। वो बताता है कि जो टाइडर उन्हें जैन नाम के सर्च किंग ने दिया है ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सके। पता चलता है कि जैन इनका सबसे पावरफुल सर्च किंग है, लेकिन वो युद्ध करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। बाडी को लगता है कि शानियन बेवजह ही घबरा रहा है और वो इन गद्दारों से अकेला ही निपट लेगा। ये फिर जिंग अपनी पावर से वुल्फ को मार डालता है और बाई एक बार फिर से आजाद हो जाती है। वो नीचे वुल्फ की मदद करने जाती है, लेकिन शीजिंग पर तो जैसे खून सवार था और ये देखकर वुल्फ शीजिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन पता चलता है कि जिंग ने बीच में आकर उन्हें बचा दिया था और वो खुद शीजिंग को रोकने में लग गया है। तभी बाई उठकर शीजिंग के पास जाती है और अपने रुमाल से उसके चेहरे को साफ करने लगती है। ये देखकर शीजिंग शांत हो जाता है और उसकी फिनिक्स पावर भी रिट्रैक्ट हो जाती है। विंग बताता है कि ये सब बाई की ममता का असर है और ये ऐसी ताकत है जो बिना नरे भी सामने वाले को चुका सकती है। उधर ताई और लियो अपनी पावर को एक कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अलग अलग वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी पावर शीट पर तबाही मचाने लगती है और तब उन्हें रिजिंग बाहर आता है। वो अपने तलवार से उनकी पावर्स को अलग कर देता है और इसका फायदा उठाकर जिया की वो उनसे गिर जाते हैं कि वो अपने स्पिरिट पावर से लियो की शील्ड को तोड़ डालती है और उधर ताई भी जियो की तलवार के आगे नहीं टिक पाता और नीचे समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। सेज किंग्स को भी सामने चल रही लड़ाई दिखाई देती है और बारी वोगैन को दी अपने चैलेंज को याद करता है। इधर लियो किसी तरह पाई तक पहुंच जाती है और वहां मौजूद साइरेंस को शिप पर अटैक करने को बोलती है। डार्कमंस का शिप तीनों ओर से गिर जाता है, जहां एक तरफ सेज किंग्स, दूसरी तरफ साइरन और तीसरी तरफ वो टोर्नेडो उनकी ओर बढ़ रहा है। कि बेवफा के डार्कमंस की शिप को दूर निकालते हैं और सेज किंग्स के साथ साथ साइरेंस में उनके शिप पर अटैक करने आ रहे हैं। जो तुरंत अपने सोल्जर्स को शिप को सिक्योर करने को कहता है ताकि दुश्मन के हमले का जवाब दिया जा सके। इधर गरुड़ अचानक उड़कर आसमान में चला जाता है और पता चलता है कि सेज किंग में से फैंग वहां आ पहुंचा है। जिंग की ओर से शिप को दोबारा वार्प करने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना स्पेन पूरा कर पाए उनके शिप पर हमला हो जाता है।
आशी बेचता है कि ये तुम हिजाता गाइडर है और यहाँ से सीन सीधा नॉर्दर्न माइन पर आता है जहाँ लीजिंग हिजा को ढूंढ रहा है। उसकी सोल्जर्स बताते हैं कि बोट ढूंढने पर भी न्यूज़ावा कुछ पता नहीं चला और तब लीजिंग उन्हें वूबैन को ढूंढने को कहता है क्योंकि वो जानता है कि न्यूज़ आदमी से में जरूर उसी के पास गया होगा। इवन बारी वूबैन को अपना चैलेंज याद भी लाता है और उस पर अपने पॉइजन बॉल से अटैक करता है, लेकिन पीछे बीच में आकर उसके वार को रोक लेता है और कहता है कि हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने से पहले तो वह हमसे निपटना होगा। उदम गर्लफ्रेंड पर अपनी फ्लेजिंग पावर यूज करता है, लेकिन वो अपनी अटैक जू से शिप पर पकड़ देता है। इससे शिप बैलेंस को ऊपर एक तरफ झुकने लगता है, लेकिन गापमंस इसी तनाव से कंट्रोल कर लेते हैं। तब इस सेज किंग गू वहां आता है और उसकी आर्मी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहन पने तारी और ल्यू को भी हेवन में वापस भेज देते हैं और यून समझ जाता है कि इनसे बचना आसान नहीं होगा। वुडेंग अपनी मोनोक्रोम पावर यूज करने की सोच का है, लेकिन उसकी टी एनर्जी कमजोर पड़ने लगती है। जियो के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और उधर जिंग का हाथ भी पत्थर में बदलने लगता है। वो अपनी आर्मी से उन्हें खत्म करने को बोलता है और वो सब अपनी अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करने लगती हैं। तब इस शिप और उसके आसपास की एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और इससे पहले कि सेज किंग्स को समझ पाए, वुगेन और उसके साथ शिप के साथ हवा में उड़ने लगते हैं। वो अपने नौबों से उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन एक तेज रोशनी के साथ वो सब गायब हो जाते हैं। वू को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और तब फैन वो से बताता है कि ये जरूर फैंटम आइलैंड वालों का काम है, क्योंकि वही टी एनर्जी का ऐसा यूज कर सकते हैं। वो अपने लोगों से उस आइलैंड और दूर में फैलता है। उस साइरस को भी मैसेज भेजता है जिस समुद्र में भी उन्हें जवाब नहीं मिलनी चाहिए। वूगेन वाप खुलने पर खुद को फैंटम आइलैंड पर पाता है और देखता है जो उसके बाकी साथी भी सही सलामत हैं। वो इस बारे में जियो से पूछता है और वो बताता है कि ये शायद फैंटम क्लैन की टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। वूगेन को याद आता है कि आइलैंड पर काफी ऐसे पावर्स हैं जिनके बारे में वो अभी तक नहीं जान पाए हैं। जय हम एक स्कॉर्पियन को देखते हैं जो असनरिड लेन्यू नाम के सेस्किन का जासूस है और इस शैनियन ओन लोकेशन का पता चल जाता है। लेन्यू ये लोकेशन बू से शेयर करने को कहता है, लेकिन शैनियन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि फिलहाल उन्हें इस लड़ाई से पीछे हट जाना चाहिए। उधर स्टिवांग दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेकर वापस आता है और बताता है कि साइरेन क्लैन हमसे करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन बेफ्ताब वहाँ से वापस जा चुके हैं। तभी वुडेन को वहाँ जाने पहचानी आवाज आती है जो उस इंसान की है जिसने उन सबकी जान बचाई है और वुडेन को लगता है कि जैसे वो उसे अच्छे से जानता है। फिर वो आदमी पलटकर अपना चेहरा दिखाता है और पता चलता है कि ये उनका खोया हुआ दोस्त जियांग है जिसे वो बुलेट पेन से ढूंढ रहे थे। वुडेन उसे देखकर बहुत खुश होता है और आशु और बाई की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। व्यू नोटिस करता है जिस जियांग का शरीर की एनर्जी से भरा हुआ है और ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। बाई जियांग से पूछती है कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था और तब जियांग उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है। वुडेन को ढूंढते हुए उसकी मुलाकात लॉर्ड बाइलर से हुई जो खुद भी फैंटम आइलैंड के निवासी हैं और वो उसे अपने साथ फैंटम आइलैंड ले आए जहाँ उन्होंने उसे की एनर्जी की ट्रेनिंग दी और उन्हीं के कहने पर उसने सबकी जान बचाई है। वो चारों दोबारा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपने बिताए पुराने पलों को याद करते हैं। जिंग भी उसके स्किल से बहुत इम्प्रेस होता है और कीवू को बताता है कि ये लड़का आते चलकर हमारी मदद कर सकता है। आप इस यहाँ वुडेन के टीचर जियो से मिलता है और कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जियो से बताता है कि मेरी जर्नी भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी है और मुझे भी इंस्पिरेशन लॉर्ड पालियो से ही मिली थी। तब टीजू आता बताता है कि उनका शिप तैयार होने वाला है और इनसे पानी में उतारने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। वेन वो से थोड़ा वेट करने को कहता है क्योंकि फुल मून के बाद हर एक से पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा और इससे शिप पानी में आसानी से जा सकता है। वो then देखता है कि फोनन मंस के बाकी मेंबर वहाँ नहीं है और वो उन्हें ढूंढने में जियांग की मदद मांगता है। विंग भी टीजू और सिमांग को शिप के पास भेजता है और कीवो से शीजिंग को चेक करने को कहता है। कीवो कहती है कि शीजिंग अपने नॉर्मल रूप में वापस आ चुका है और वो उसे कैसे आजाद कर देती है। शीजिंग अपना ज्ञान रखने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और कीवो से बताती है कि ये लड़ाई हम दोनों की है और जल्दी ये तुम्हें अपना दूसरा मौका मिलेगा। उस दिन वुडेन फोनन बर्न्स के मेंबर्स को ढूंढ लेता है जो फैंटम आइलैंड को चेक करने गए थे और वो नौ बातें शिप की ओर बनने लगते हैं। जो वो बेन से इस आइलैंड के बारे में पूछती है और वो कहता है कि इसके बारे में जियांग आपको बताएगा। जियांग उन्हें बताता है कि ये जगह तो मेन आइलैंड का एक एक्सटेंशन है और हर एक आइलैंड में ये पानी में डूब जाता है।
और इसने लॉर्ड बायू और उनके लोग लेन आइलैंड पर रहते हैं, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता कोई नहीं जानता और सिर्फ लॉर्ड बायू से खोज सकते हैं। जिंग को लगता है कि लॉर्ड बायू नारायण उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जियांग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि फैंटम आइलैंड के लोगों को शांति पसंद है। जिंग उसे लॉर्ड बायू को अपना मैसेज देने को कहता है, लेकिन जियांग बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो डिस्ट्रप्शन से ज्यादा क्रिएशन में बिलीव करते हैं। इस पर जिंग कहता है कि डिस्ट्रप्शन तो देवताओं ने की है और उनके इस क्रूर का जवाब तो क्रूरता ही दे सकती है। तब जियांग कहता है कि युद्ध से हमेशा लोगों का नुकसान ही हुआ है और फैंटम आइलैंड इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। वुडन उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो लॉर्ड बायू ने उनकी जान क्यों बचाई और क्यों उन्होंने इंसानों को क्यों ट्रेनिंग दी। जियांग कहता है कि ये सब उन्होंने इंसानियत के भले के लिए किया था, लेकिन जूशाओ जैसे कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। अपने पिता के लिए ऐसी बातें सुनकर वोगन को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि उन्होंने ही लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि इंसानों के हक के लिए लड़ी थी। जियांग ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वोगन जूशाओ का ही बेटा है और वो बताता है कि मेरे माता पिता की मौत का वही जिम्मेदार है। वोगन उसने अपनी बकवास बंद करने को कहता है और राशि के समझाने के बावजूद वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। उधर शिप पर डार्टमन्स ग्रेट तूफान आता हुआ दिखता है और तभी जिंग वहां पर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। आशु को अपने दोस्तों की चिंता होती है, लेकिन जिंग उसे बताते हैं कि जियो उन्हें अपने आप संभाल लेगा। इधर जियांग और वुबेंग एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाते हैं और तब जियांग अपनी सिल्वर शीट एक्टिवेट करता है। जजी मशीन वुबेंग को घेर लेती है और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जियांग उस शेड की रेजोनेंस पावर यूज करता है और बताता है कि इस चक्र में की एनर्जी भी नहीं बचा सकती। उसे लगता है कि वुबेंग की स्किल्स बहुत मामूली हैं, लेकिन तभी वुबेंग अपनी मोनोक्रोम पावर एक्टिवेट करता है। फिर उसे शिन अटैक में कमजोरी नजर आती है और वो ऊपर बने होल से बाहर निकल आता है। ये देखकर जियांग अपना सीमेंटिंग गोरा यूज करता है, लेकिन जियो एंड टाइम पर वुबेंग को बचा लेता है। वो सोचता है कि वुबेंग की पावर जियांग के आगे कुछ नहीं है। उसे जियांग भी अपने पुराने वक्त को याद करता है और वुबेंग को मैसेज करता है कि आइलैंड डूबने से पहले उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है और जियो और वुबेंग भी शिप की ओर निकल जाते हैं। जिंग शिप को तुरंत आगे बढ़ाने को बोलता है और वो देखते हैं कि फैंटम आइलैंड पानी में डूब रहा है। तभी शिप का एंकर नीचे की ओर खींचने लगता है और पानी से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है। डार्टमन्स की सोल्जर अपनी पोजीशन लेते हैं और उधर वोगन मोनोक्रोम पावर फ्यूज से रोकने की कोशिश करता है। फिर जिंग के कहने पर बीजो एंकर की चेन को काट डालता है और उसके साथ ही वो हाथ भी वापस पानी में चला जाता है, जिससे उनका शिप साइड में झुकने लगता है। लेकिन शिबांग किसी तरह उसका बैलेंस फिर से बना लेता है। यही टूर हम एक सायरन को बैठे हुए देखते हैं और जिंग तुरंत अपने लोगों को अलर्ट होने को बोलता है। तभी अचानक उन्हें एक और झटका लगता है और एक बहुत बड़ा सी बैल युग के सामने आ जाता है, जो असल में सायरन क्लैन का किंग है। सायरन किंग कहता है कि तुम लोगों ने हेवन पर पूरी नजर डाली है और देवताओं के ऑर्डर से मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि हेवन तुम्हारा गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन सायरन किंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वॉर्न अपने लाइस पर सीधा बोलने को कहता है कि वुबेंग अपने खोए हुए दोस्त जियांग से मिलता है, लेकिन उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं और इसी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है। इधर सायरन किंग उनके शिप पर अटैक कर देता है और ऐसा लगता है जैसे उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। यही हम कुछ दूसरी सी डेविल्स को भी देखते हैं, जो सब सायरन किंग की बेटियां हैं और वो एक बार फिर अपना गाना शुरू कर देती हैं। इसकी आवाज शिप पर सभी को परेशान करने लगती है और जिंग देखता है कि ये असल में एक एन्चेंटमेंट स्पेल है। वो कीवो को इसका कोई सोल्यूशन निकालने को कहता है, लेकिन उसका 1000 फोर्ट अटैक भी इसे नहीं रोक पाता। जियो बताता है कि ये उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहा है और तभी सायरन किंग उन पर अपना पहला अटैक करता है। फिर वो समुद्र से अपना आयरन ब्लेड निकालता है और जिंग बताता है कि ये उसकी पूर्वजों की हड्डियों से बना है और इसे नर्क की आग में तपाया गया है। जियो उसे रोकने के लिए अपनी की एनर्जी यूज करता है, लेकिन वो भी उसके सामने हल्की पड़ने लगती है और तब टीजू सिवान की मदद से उससे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जजी उन तीनों की शक्तियां जवाब दे जाती हैं और तब जिंग खुद उसे रोकने आता है। शीजिन भी बाहर निकलकर उस पर अटैक कर देता है और सायरन किंग देखता है कि ये तो बोट क्लैन से हैं। फिर वो अपना हथियार शीजिंग की तरफ घुमाता है और शीजिंग भी अपनी ब्लेजिंग पावर को समन करता है, जो सायरन किंग के परखच्चे उड़ा देती है। उन्हें लगता है कि शायद सायरन किंग मारा गया है, लेकिन पता चलता है कि वो तो अपनी शक्ति को और बढ़ा रहा है
जिंग अपने लोगों से डिफेंस शील्ड बनाने को कहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो इस अटैक को नहीं रोक पाएगी। और तब विंग वूगैंग से मदद मांगता है। वूगैंग अपनी मोनोक्रोम शील्ड एक्टिवेट करता है और सायरन किंग भी उसकी डिवाइन पावर देखकर हैरान रह जाता है। जिंग जानता है कि ज्यादा देर तक वो सायरन किंग को नहीं रोक सकते और वो वूगैंग से कहता है कि हमें पानी के नीचे जाना होगा। जल्द ही उनका शिप पानी में समा जाता है और सायरन किंग को लगता है कि उसने शायद उन लोगों को मार डाला है। तभी वहाँ उसकी बेटियां आती हैं और वो उन्हें शिप के मलबे को ढूंढने को कहता है। जहाँ हम सायरन किंग की एक बेटी बेयर को देखते हैं जो अपने स्पेयर से शिप को प्रोटेक्ट कर देती है। शिप पर अचानक लोग सांस लेने लगते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, बेयर वहाँ उनसे मिलने आती है। वो अपने डैड और सिस्टर्स के बिहाव पर उनसे माफी मांगती है और बताती है कि ये सब उन्होंने देवताओं के डर से किया है। विंग उससे अपनी मदद करने का कारण पूछता है और बेयर बताती है कि उनका काम त्यान के ड्रैगन के लिए सी एनिमल्स इकट्ठा करना था, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। गुस्से में देवताओं ने उसे भी ड्रैगन के हवाले कर दिया, लेकिन एक डार्क मंस ने वहां आकर उसकी जान बचा ली। विंग उस योद्धा का नाम पूछता है और बेयर बताती है कि वो डार्क मंस का लीडर हाइको था। तब विंग उसे बताता है कि लोगों की जान बचाना तो हाइको के नेचर में ही था और मैं उसी का भाई हूँ। वूगैंग बेयर से पूछता है कि क्या सायरन सॉन्ग ड्रैगन को भी वश में कर सकता है, लेकिन बेयर इसके लिए मना कर देती है और बताती है कि देवताओं के स्पेल के कारण इसका उन पर कोई असर नहीं होता। तभी वो लोग ढेर सारी मछलियों को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जिनमें जिंग की मदद करने वाली वो फ्लाइंग फिश भी है और बेयर बताती है कि ये सब तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। फिर वो अपने साथ उन्हें एक सेफ जगह चलने को कहती है जिसके पास कोई भी सी एनिमल नहीं जा सकता। वूगैंग को उस पर शक होने लगता है क्योंकि ये जगह तो और गहरी होती जा रही है, लेकिन बेयर उसे बताती है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ गिरा था और एनिमल्स को खतरे से बचाने के लिए सायरन किंग ने स्पेयर से इस जगह को सील कर दिया। आगे उन्हें दीवारों पर कुछ पेंटिंग नजर आती हैं और बेयर बताती है कि ये हमारे सायरन गॉड है जो पहले भी टाफन्स का साथ दे चुके हैं। तब जिंग बताता है कि ये बात 90,000 साल पहले की है, जब देवता तीनों लोगों पर कब्जा करना चाहते थे और इसीलिए सायरन गॉड ने बाकी सभी क्लैंस को एक साथ कर लिया। ये लड़ाई करीब 200 साल तक चली और आखिर में माउंट बूजो के गिरने के साथ ही युद्ध खत्म हो गया। फिर क्यों ने बताती है कि माउंट बूजो एक टाइम पर देवताओं का घर हुआ करता था, लेकिन उसकी समुद्र में गिरने के बाद देवताओं ने उसके खंडरों में अपना हेवन बना लिया। यहाँ वूगैंग को दीवार पर एक अजीब सा साइन दिखता है जिस पर जिंग बताता है कि ये माउंट बूजो का टॉप है और सायरन गॉड का शरीर यहीं दफन है। तभी एक आवाज उन्हें वहाँ से बाहर निकलने को कहती है और ऐसा लगता है जैसे वहाँ नीचे कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है। जैसे ही वो आदमी उनके सामने आ जाता है और क्यों देखती है कि ये तो उनका पुराना साथी याओजी है। पता चलता है कि याओजी असल में यून का छोटा भाई है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। यून उससे इस तरह यहाँ रहने का कारण पूछता है और याओजी बताता है कि वो माउंट बूजो की हिस्ट्री पर एक किताब लिख रहा है और दीवारों पर ये सारी ड्राइंग भी उसी ने बनाई है। तभी नीचे से उन्हें एक बार फिर आवाज आती है और याओजी बताता है कि ये इस एबिस का पुराना कोस्ट है और तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा। जून उसे भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन याओजी कहता है कि वो अपने मिशन को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी झटका लगने से उनका एक हथियार नीचे जा गिरता है जिसे कोई चीज नष्ट कर देती है और यहाँ हम उस मॉन्स्टर की पहली झलक देखते हैं। उधर बेयर उनके शिप को ऊपर की ओर ले जाने लगती है और याओजी अपने बनाए एक मैप से उन्हें रास्ता दिखाता है। फिर वो उन्हें दीवार पर बनी कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताता है जो उन क्लैंस की हैं जो सायरन गॉड की मदद करने आए थे, लेकिन उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। वो बताता है कि ये सब पियांती अत्याचारों की वजह से हुआ है और अपनी बुक के थ्रू वो ये बात सारी दुनिया को बताना चाहता है ताकि देवताओं के फैलाए झूठ को खत्म कर सके। तभी कुछ क्रीचर्स उनके शिप पर अटैक कर देते हैं जो देखने में किसी सांप के जैसे हैं और वो उनके शिप को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर वो शिप के आसपास एक लिंक बनाते हैं और याओजी बताता है कि अब उनका बच पाना इम्पॉसिबल है। अचानक उनका शिप खाई के बेस तक आ जाता है और वहाँ वो पहली बार उस घोस्ट को देखते हैं। वूगैंग को ये घोस्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन याओजी बताता है कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि सायरन गॉड है जो इतने सालों से यहाँ की रक्षा कर रहा है और बेयर भी समझ जाती है कि इसीलिए उसके डैड ने इस जगह ये स्पेल लगाया था। आगे सायरन गॉड उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है और जिंग बताता है कि हम लोग डार्कमंस के क्लैन से हैं। याओजी 29 गजदी के लिए माफी मांगता है और डार्कमंस से अपने हथियार छोड़ने को कहता है। फिर सायरन गॉड जिंग की एनर्जी को चेक करके देखता है और पूछता है कि गॉड ऑफ वर्च्यू से तुम्हारा क्या रिश्ता है।
जिंग बताता है कि वो उनके क्लैन का पहला पूर्वज था और ये सुनकर साइरन गोड को गुस्सा आ जाता है। वो बताता है कि तुम्हारे पूर्वज डरपोक और मतलबी थे, जो जरूरत पड़ने पर लड़ाई से पीछे हट गए थे और उनकी तरह तुम भी अपने क्लैन के लिए धब्बा हो। जिंग कहता है कि उनके मजबूरी के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन देवताओं से लड़कर मैं अपने क्लैन के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ। साइरन गोड का गुस्सा इससे भी शांत नहीं होता और वो उनके शिप पर अटैक करने लगता है। तब वू गैंग अपनी मोनोक्रोम शील्ड एक्टिवेट करता है और एक इंसान के पास ये पावर देखकर साइरन गोड को बहुत हैरानी होती है, लेकिन वो एक झटके में वू गैंग की शील्ड को तोड़ डालता है। तभी फिनिक्स वहां आती है, जिसका क्लैन लड़ाई में साइरन गोड की मदद कर चुका था और इसमें उसकी सारी फैमिली मारी गई थी। साइरन गोड उसके साथ अटैच शीजिंग को देखता है और फिनिक्स बताती है कि ये देवताओं के राजा टियान का बेटा है। साइरन गोड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिनिक्स उसे बताती है कि देवताओं में से कुछ अच्छे भी हैं, जैसे शीजिंग और याओ जी। आगे वो उसे इन सब की मिशन के बारे में बताती है कि ये सब एक साथ मिलकर देवताओं से मुकाबला करना चाहते हैं। साइरन गोड को फिनिक्स की बातों पर भी कोई यकीन नहीं आता और उसे लगता है कि जान बचाने के लिए ये सब भी उसे धोखा दे जाएंगे। फिर वो बाई और कीवू को पकड़ लेता है और कहता है कि वू गैंग और जिंग को एक दूसरे से युद्ध करना होगा। इस लड़ाई में जीतने वाला अपनी पार्टनर को आजाद करा लेगा और हारने वाला कपल हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। जिंग और वू गैंग भी ये सुनकर चौंक जाते हैं और फिनिक्स साइरन गोड से एक बार फिर सोचने को कहती है, क्योंकि हेवन का मुकाबला करने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। साइरन गोड अपना इरादा बदलने से मना कर देता है और कहता है कि अगर ये यहाँ से नहीं बच पाए तो हेवन का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। फिर वो उन्हें अपनी लड़ाई शुरू करने को कहता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, जिंग वू गैंग पर अटैक कर देता है। वो गैंग इस अटैक का जवाब देने की सोचता है, लेकिन जिंग उसे बताता है कि वो ये सब साइरन गोड का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है और उन्हें उसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। वू गैंग जानता है कि आंखें हमारे शरीर का सबसे कमजोर पार्ट है और वो दोनों लड़ते हुए साइरन गोड के नजदीक जाने लगते हैं। जिंग उसे वार्न करता है कि उन्हें इसके लिए बस एक ही मौका मिलेगा और वो इसमें फेल नहीं हो सकते। फिर वो गैंग अपनी की एनर्जी एक्टिवेट करता है और जिंग उसे घुमाकर साइरन गोड की आंख की ओर उछाल देता है। ये देखकर साइरन गोड को गुस्सा आ जाता है और उसका स्नेक बाइक को निगल जाता है। वो गैंग गुस्से में उसकी आंख की ओर बढ़ता है और यहाँ साइरन गोड उसके अतीत को देखता है कि कैसे उसके पिता ने टियान का मुकाबला किया था। फिर वो गैंग किसी तरह उसकी आंख की शील्ड को तोड़ डालता है, लेकिन देखता है कि उसके पीछे तो पाताल जैसी गहराई छुपी हुई है। आग से होते हुए वो शेंग राज्य की धरती पर आ पहुंचता है, जहां उसके पिता की बॉडी लटकी हुई है। वहां कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनसे बचता हुआ अपने पिता की ओर जाने लगता है। यहाँ उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। तभी वो गैंग को आसमान में एक गैप नजर आता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।